वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है, और जो भी इश्यूज़ हुए हैं उनको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल चलते हैं, आज के नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है द सम ऑफ फ्रैक्शन 4/3, 5/9, 6/18। कह रहा कि जो भिन्नें दी गई हैं 4/3 और 5/9 और 6/18, इनका सम का मतलब होता है योग। सम का क्या मतलब होता है बेटा? योग। सम का मतलब होता है योग। तो चलिए देखते हैं। देखो फ्रैक्शन में कुछ होता है कि व्हेन द सेम डिनोमिनेटर्स, कह रहा व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब हर समान होते हैं हम आसानी से भिन्नों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। अगर हमको भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो हमको ये देखना ज़रूरी होगा कि हमारा जो हर है, हमारा जो डिनोमिनेटर है, इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो सेम है कि नहीं। अगर ये सेम होते हैं तो हम आसानी से ऊपर के न्यूमरेटर्स को जोड़ भी सकते हैं अथवा घटा भी सकते हैं। लेकिन तब क्या हो, जब ये समान ना हो, तब हम क्या करते हैं, इन हारों का 3 का, 9 का और 18 का एलसीएम लेते हैं। 3, 9, 18, 3, 9, 18। 3 से ही रिड्यूस होगा, पहले 2 से रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 9 जा 18, 9 नोट डाउन हो जाएगा क्योंकि 9 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 नोट डाउन हो जाएगा क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद देखिए 3 से रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर एक बार 3 से ले जाएंगे, 1 नोट डाउन करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसका एलसीएम अगर आप जानना चाहें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 3 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जो एलसीएम होता है वही इन तीनों को हम जो है तीनों की जगह वही 18 लिख देंगे। 3 6 जा 18, तो 4 6 जा 24, 4 का 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे, प्लस 3 का 6 टाइम टेबल पढ़ के 18 लाए तो 4 का 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 9 2 जा 18, तो 5 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में, प्लस 18 1 जा 18, तो 6 1 जा 6 ही रहेगा। 6 1 जा 6, 4 6 जा 24, प्लस 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6। अब देखिए ये हो गया 16 और ये हो गया 24 और टोटल के अपान होगा 18। फिर आपका आ जाएगा, देखिए 4 और 0 और 6, 6 4 10, 0 कैरी 1, 2 1 3 और 1 कैरी 4, 40/18 हो जाएगा। अब हम इसको 40/18 को रिड्यूस करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 9 जा 18। अब ये रिड्यूस नहीं होंगे, हम इसको लिख सकते हैं 20/9, है ना। तो देखिए हमारा ये विकल्प और ये विकल्प गलत हो जाएगा, चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा फंडा नहीं है कि इस तरह का कि नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ईजियर वे में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दो संख्याएं अगर मान लो पहला a है और दूसरा b है, उनका गुणा किए तो 5/4 आया। दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रहा है, यानी गुणनफल दे रहा है 5/4 है। इफ वन ऑफ द नंबर, यदि उनमें से एक संख्या यानी b की जगह 5/6 हो तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द अदर नंबर,
या व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी थी, उनका गुणा करने के बाद गुणनफल यानी उनका प्रोडक्ट 5/4 आ रहा था, और इसने बता दिया कि बी अथवा ए में से किसी एक की वैल्यू आपकी 5/6 आ गई, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अदर नंबर। तो अब इसको देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ से, चूँकि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, यू हैव टू डिपोजिट द 5/6 टू अदर साइड। इट मीन्स कि अगर आपको ए का मान निकालना है तो 5/6 को अदर पक्ष, दूसरे पक्षों में, दूसरे पक्ष में इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम 5/6 से यहाँ गुणा किए हैं, तो उधर जाएगा तो सीधे 5/4 और भागे 5/6, क्योंकि उधर गुणा था, इस साइड में गुणा, तो अदर साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब आप ये कहिए कि भिन्न में हमको भाग आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा करेंगे, तो 5/4 अगर भाग गुणे में बदलेगा तो 5/6 का 6/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2 ही आपका आंसर हो जाएगा। द अदर नंबर विल बी 3/2 इफ़ यू कंसीडर, then 2 will be not, 2 will not be your answer, 1/2 will not your answer, 3/2 will be your answer, and 2/3 will not be your answer. Understand प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट आई विल explain the question number 3 and I will show you how to solve this question easily and the easier way. Understand, dear students, kindly note it. चलिए देखिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न ये है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर। द करेक्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मीनिंग होता है व्यवस्था, और करेक्ट का मतलब होता है सही। तो जो कह रहा है कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर का अर्थ होता है भिन्नात्मक संख्याएं, जो भिन्न के रूप में जो संख्याएं दी गई हैं उनका असेंडिंग ऑर्डर में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, व्यवस्था दी गई है, अरेंजमेंट दिया गया है, वो कौन सा है ना। तो पहले ये क्या बताएगा, मैं पहले ही आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 17/25 है, फिर इसके बाद 17/13 है, और उसके बाद 17/27 है, सॉरी 17/19 है, फिर दिया है 17/27। यही संख्या है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING और ORDER, ये ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ
क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद अगर मैं कहूँ 5, 7, 3, 9 का असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं पहले लिखूँगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। एक ऐसे इस तरह का ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, या इसको आरोही क्रम, आरोही क्रम भी कहते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इतना समझ में आना चाहिए। अब कैसे आपको समझ में आएगा कि कैसे इनमें आरोही क्रम इसका कैसे करें। पहले आप भिन्नों में दो चीज़ें ज़रूर देखा करिए, इनके न्यूमिरेटर्स यानी इनके अंशों को ज़रूर देखा करिए। दूसरा इनके डिनोमिनेटर्स यानी इनके हरों को, इनके दो पहलुओं को आप जरूर देखा करिए, हर को और अंश को, इनके न्यूमरेटर्स को या डिनोमिनेटर्स। जब हर समान होंगी, जब डिनोमिनेटर्स समान होंगे, तो हर में जो संख्या छोटी वही भिन्न छोटी। लेकिन यदि अंश समान हुए तो हर में जो हर बड़ा वही भिन्न सबसे छोटी। तो उस हिसाब से तो ये भिन्न सबसे छोटी, उससे बड़ी ये भिन्न, उससे बड़ी ये भिन्न, उससे और सबसे बड़ी ये भिन्न। तो सबसे पहले लिखेंगे 17/25, उससे बड़ी 17/27 और उससे बड़ा 17/25 और उससे बड़ा 17/19 और सबसे बड़ा 17/13। देखिए, अगर हर समान होते, अगर ये नीचे की संख्याएं समान होती, सपोज दैट अगर ये 17 नीचे रहता, तो हम सबसे बड़ी संख्या 17/27 को कहते या 27/17 को कहते, क्योंकि जब हर समान होता है तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो क्या है। तो आपको ये तो हो गया आपका असेंडिंग। अब यही इसी का उल्टा हो जाता तब, है ना। तो सबसे पहले हम 13/17 लिखते, फिर उसके बाद 19/17 लिखते, फिर 25/17 और लास्ट में 27/17 लिखते। लेकिन अगर हम ध्यान दें, जब अंश यानी न्यूमरेटर्स अगर ऊपर की संख्याएं समान होती हैं, तो हम नीचे के हरों को देखते हैं, और जो हर जितना बड़ा वो उतना ही छोटा होता है। 27 इनमें सभी हरों में बड़ा है, इसलिए ये भिन्न 17/27 सबसे छोटी, उससे बड़ा 25 है, 27 से बड़ा मतलब छोटा 25 है। इसके बाद ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये सबसे छोटा और इससे बड़ा ये, इसके लिए इसके बाद ये लिखेंगे, फिर इससे बड़ा ये, इसके बाद ये लिखेंगे, और सबसे बड़ा ये, इसलिए इसको ये लिखेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। तो कौन सा विकल्प हमारा है ये देखना है। तो विकल्प संख्या हमारा देखिए 17/19, 17/13, 17 ये गलत है, ये नहीं होगा। और 17/27, 17 ये सही है, मान लीजिए ये आपका गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 17/27, 17/20, 17/27, 17/25, 17/19 और 17/30। दिस विल योर करेक्ट, है ना, अरेंजमेंट फॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं लग रही है हमको, आप सबको समझना होगा। नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, इजीली पुटअप किए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम्स में आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 2013 में, यह 13 में, उसके बाद 17 में, उससे पहले 1993 में, ये प्रश्न जो है इन ईयर्स में आए हुए पुटअप्स क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस पुटअप्स क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आपके रिकमेंडेड क्वेश्चंस, ये सब आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो नो डाउट
आपको समझ में आ गया होगा। जब ऊपर के अंश समान होते तो जिसका हर बड़ा वही भिन्न सबसे, वही फ्रैक्शन सबसे स्मॉलर होता है। तो जब 17 सबके हर समान तो 17/27 सबसे छोटा, 17/25 उससे बड़ा, और 17/19 उससे बड़ा, और सबसे बड़ी संख्या 17/13 हो जाएगी, है ना। लेकिन जब हर समान होंगी तो जो सबसे छोटी अंश में संख्या होगी वही संख्या सबसे छोटी, और जो अंश में सबसे बड़ी होगी वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। इतना नोट करिए। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। कुछ आगे के क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे, और जो कल के क्वेश्चंस कुछ लेफ्ट थे, किसी जो है टेक्निकल इशू कहिए या कहिए कि जो उस टाइम ड्यूरेशन की वजह से थोड़ा सा हम टायर्ड फील कर रहे थे, इसलिए नहीं कल की क्लास हो पाई थी मैथ की कंप्लीट। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो कुछ नहीं, 5/6 लिखा है, 9/10 लिखा है, 7/9 लिखा है, और 10/11 लिखा है। क्या करना है, इसका मतलब 5/6 का मतलब हुआ कि नीचे वाली, है ना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। सभी को दशमलव में बदल दीजिए। देखिए अगर हम 50 में यानी 50 में 6 से डिवीज़न करते हैं, मान लीजिए 5 में 6 से भाग देते हैं तो जाएगा नहीं, पहले तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 50 हो जाएगा 6/48, 6 8 जा 48, यानी नियरली अगर हम बात करें यहाँ 2 टाइम्स बचेगा, यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा आपका लेस, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आपका 2 आ जाएगा। फिर अगर हम बढ़ाना चाहें तो 6 3 जा ये आपका 18 होता है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, यानी नियरली 83 ये हो गया आपका 83 पॉइंट जो हो गया 83 ये हो गया। अब इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, जब 10 से 9 में डिवीज़न करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.90। किसी भी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो उसके एक अंक पहले दशमलव लग जाता है, और ये 70 है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 नियरली 0.7 हो जाएगा। और जब हम 11 से 10 में वो करेंगे, अगर डिवीज़न करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, और 1 आएगा, फिर इसके बाद 0 इंक्रीज़ करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 11 9 जा 99। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आया 0.7, ये आया 0.90, ये 0.83 और ये 0.909 आया। दैट्स वाई यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। उनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, आफ्टर कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, यू कैन इजीली कंसीडर दैट विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर विद इन ऑल, है ना। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग, बस सेम वही प्रोसेस है। 10 से इसमें डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, 15 से 2 में भाग देंगे तो 15 एकम 15, और उसके बाद शून्य रहेगा तो 5 बच जाएगा, और 50 हो जाएगा, 15 तिया 45, फिर वही आएगा 0.13 आया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर होल नंबर है उसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं। ये 30 हुआ, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी 0.3, और 24 6 30 60 आएगा, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, नियरली 0.37 आ जाएगा। और इसमें अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 9 का 40 में डिवीज़न करेंगे, 9 क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, 4 आएगा, फिर तो 9 4 जा 36, नियरली 4 आ रहा है। तो अब देखिए ये आपका 0.1 है, 10, 0.13, 0.37, 0.44,
दैट्स वाई सबसे छोटा देखिए यही फ्रैक्शन लग रहा है, सबसे छोटा दशमलव में संख्या यही है। 10th का प्लेस सबका देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 3 यहाँ 4, ये दोनों नंबर लार्जर हो गए। इन दोनों में छोटा देखना है तो 10th के प्लेस पे तो दोनों सिमिलर हैं, यानी 10वें स्थान पर दोनों सिमिलर हैं। लेकिन जैसे 100th का प्लेस देखते हैं, यानी इनके 100th का प्लेस अगर हम जब देखते हैं, 100वां सैकड़वां स्थान देखते हैं या दशमलव के बाद दूसरा अंक देखते हैं, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 0 है, इसलिए ये अंक सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद ये प्रश्न देखते हैं 16वां, 5/6 ऑफ एन आवर्स इज इक्वल टू। पहले आप जान लीजिए कि एन आवर यानी 1 आवर्स का मतलब कितना होता है। 1 आवर्स का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट्स होते हैं। और उन 60 मिनट्स का क्या है आपको 5/6 ऑफ 1 आवर्स कह रहा है। 1 घंटे का 5/6, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। याद रखना इस चीज़ को, मल्टीप्लाई होता है। अभी इसका 60 × 5/6 कर देंगे, 6 10 जा 60, 10 5 जा 50, यानी 50 मिनट्स आ गए। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? 1/2 आवर्स। तो याद रखना 1/2 आवर्स 30 मिनट को कहते हैं, तो ये आपका विकल्प गलत है। 40 मिनट नहीं आएगा, 5 मिनट भी नहीं, 50 मिनट आपका विकल्प इतना सही हो जाएगा। चलिए इतना आप नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट नंबर हाउ टू सॉल्व इट, जस्ट नोट इट नाउ। आई होप आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे, है ना। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चंस को नोट करते हैं। लिखा है कि 4/5 ऑफ 0.25 इज इक्वल टू 4/5 किनका ऑफ 0.025 बराबर है, मतलब 0.025 का 4/5 क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। ये आपको बताना है। क्या ये 0.0002 के बराबर, 0.002 के बराबर, 0.02, 0.02 के बराबर है? तो सिंपल सा है, सीधे ऑफ को रिमूव करिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमने पहले ही बताया है। इसको हटाइए और मल्टीप्लाई लगाइए। 4/5 × 0.025, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो आपका आ गया बराबर 4 × 0.005। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 4 5 जा 20, 0 करी 2, 4 0 जा 0, यहाँ 2 नोट डाउन कर लेंगे। 4 0 जा 0, यहाँ 0 आ जाएगा और पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 0 लिख देंगे। 0.020 हमारा विकल्प होना चाहिए। तो 0.020। अब देखिए, अगर देखिए पहला विकल्प में डेसिमल के बाद 1 2 3 0 हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 1 0 फिर 2 है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो है 1 2 0 है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद सीधे 2 दिया, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक 0 बढ़ा दें, जो कि हम अगर दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद जो है हम ज़ीरोज़ जो है क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज्ड ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल नंबर्स, है ना। यस, ऑल सेट, है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ कह रहा है कि यहाँ अगर हम 0 लगा दें, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट भी कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट भी कहता है कि इसके बाद 0 अगर हम लगा दें तो कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट माय एवरी डियर स्टूडेंट्स, नो एनी इशू। अब अगला प्रश्न है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.4। अब आपका ये प्रश्न है 18वां, कुछ यहाँ सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसमें लाइनिंग जो है बना ले रहे हैं हम।
कह रहा है कि जो है प्रोडक्ट निकालना है 0.4 का इंटू 0.04 का और इंटू 0.004 का, ठीक है ना, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहला सिंपल सा प्रोसेस क्या है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इसको लिख सकते हैं 4/10, एक डिजिट पे डेसिमल होता है, दशमलव हटा के आने के लिए 10 से भाग देते हैं। 2 डिजिट पे डेसिमल होता है तो दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। 3 डिजिट पर डेसिमल होता है तो दशमलव हटाने के लिए 1000 से भाग देते हैं। दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 डिजिट है तो एक के सामने 3 जीरो से डिवीजन कर दो, वही आपका वो हो जाएगा। अब देखिए जितने 1 1 जा 1 1 जा 1, पहले 1 लिख लीजिए, फिर 0 0 0 0 6 जीरो जाए तो 6 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा। अब चूंकि तुम्हारा एक के आगे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज, तो 64 के पहले यहाँ लिखेंगे 64 और यहाँ से उठाएंगे 1 2, है ना, तीसरे अंक पे जाएंगे 0, चौथे अंक पे जाएंगे तो 0, पाँचवें अंक पे जाएंगे तो 0, छठवें अंक पे जाएंगे तो 0 और यहाँ डेसिमल लगा देंगे उसके पहले 0, यानी आपका हो जाएगा 0.00000 और फिर इसके बाद 64 हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, यही विकल्प आपका हो जाएगा। यानी 0.4 टाइम्स 064 विल बी योर आंसर, दिस विल योर आंसर, दिस विल योर आंसर। तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। अगर ऐसा मैच कर रहा है तो वही आपका विकल्प हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 064, 1 2 3 टाइम्स 064 तो ये गलत हो गया, 1 2 3 टाइम्स 2 टाइम्स 64 ये गलत हो जाएगा, सिर्फ 64 दिया है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आ जाएगा, विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट, है ना, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट, है ना। डियर स्टूडेंट, हम अब चलेंगे पेज नंबर पैसेज नंबर, अगर हम 35 देखें, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या है कि लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है यह व्यवसाय और वाणिज्य, कॉमर्स का अर्थ होता है वाणिज्य, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। यह व्यापार और वाणिज्य की भाषा है
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में, मतलब संसार भर के लिए यह वाणिज्य और व्यापार की भाषा है। इट हैज़ अ रिच लिटरेचर एंड ए वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज। कह रहा इट हैज़, इसमें है, इसके पास है, रिच लिटरेचर, एक है ना, एक बड़ा, एक जो है समृद्ध, रिच का मतलब यहाँ पे हो जाएगा समृद्ध, इसके पास एक समृद्ध, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, इसके पास एक समृद्ध साहित्य है, इसके पास एक समृद्ध साहित्य है। एंड वेस्ट स्टोर ऑफ नॉलेज, और वेस्ट मतलब एक बड़ा, स्टोर ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान का संग्रह या ज्ञान का भंडार है, एक बड़ा ज्ञान का भंडार है। इट हैज़ ट्रेमेंडसली इन्फ्लुएंस्ड ओवर कल्चर एंड रिलीजन लैंग्वेजेस। इट हैज़ ट्रेमेंडसली इन्फ्लुएंस्ड, लिखा है कि इट हैज़ ट्रेमेंडसली इन्फ्लुएंस्ड आवर कल्चर एंड लैंग्वेज। कह रहा है इट हैज़ ट्रेमेंडसली इन्फ्लुएंस्ड, यह अत्यधिक, ट्रेमेंडसली का क्या मतलब हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक, यह अत्यधिक, इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। तो कह रहा कि ये अत्यधिक प्रभावित कर रहा है, या इसने अत्यधिक प्रभावित किया है आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, एंड रीजनल लैंग्वेज, और हमारी क्षेत्रीय भाषा को, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, तो हमारी क्षेत्रीय भाषा को, और किसको, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, और हमारी क्षेत्रीय भाषा को इसने क्या किया है, अत्यधिक प्रभावित किया है, तेज़ी से प्रभावित किया, बहुत अत्यधिक प्रभावित किया। आगे लिखा है इट स्टिल नीडेड, है ना, स्टिल नीडेड फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। यह वैज्ञानिक, साइंटिफिक मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक, जो विज्ञान से संबंधित होता है, वैज्ञानिक, और टेक्निकल मतलब होता है तकनीकी। ये तकनीकी शिक्षा के लिए, ये किस शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए क्या है, स्टिल नीडेड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, वैज्ञानिक शिक्षा के लिए और तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हायर स्टडीज इन एनी फील्ड आर नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कह रहा, ध्यान से समझिएगा, कह रहा कि हायर स्टडीज़ मतलब जो सर्वोच्च ज्ञान है, उच्च ज्ञान है, स्टडीज़ इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में अगर उच्च ज्ञान लेना है और अगर उच्च शिक्षा लेनी है, तो ये जो है विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी बिना अंग्रेजी के ज्ञान के ये संभव ही नहीं है। विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये चीज़ हो जाएगा। करा इनफैक्ट का मतलब होता है असल में इनफैक्ट इंग्लिश इज अ विंडो, है ना, इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड कल्चर। ध्यान से समझिएगा कि यद्यपि अंग्रेजी क्या है, एक विंडो की तरह है। इनफैक्ट इंग्लिश इज अ विंडो, यद्यपि या असल में अंग्रेजी जो है एक खिड़की की तरह है ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड, हमारे आधुनिक संसार के लिए, है ना, कल्चर एंड सिविलाइजेशन,
संस्कृति, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता के लिए क्या है? सभ्यता के लिए क्या है? विंडो की तरह है, खिड़की की तरह है, एक खिड़की की तरह है। इफ इट इज़ प्रॉपरली स्टडाइड, अगर इसका उचित तरह से अध्ययन किया जाए, इट कैन मेक इंडियन लैंग्वेज रिच, यह भारतीय भाषाओं को, भारतीय लैंग्वेजेस को भी रिच यानी समृद्ध बना सकता है, समृद्ध बना सकता है। इट मे नॉट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यद्यपि यह भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा, इट मे नॉट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यद्यपि यह भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है, बट इट हैज़ कम टू स्टे एज द लाइब्रेरी लैंग्वेज इन आवर कंट्री, लेकिन यह हमारे भारत की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की भाषा होकर रह गई है। पुस्तकालयी भाषा है ना, होकर के रह गई है, ये पुस्तकालय की भाषा होकर के रह गई है। बट इट हैज़ कम टू स्टे लाइब्रेरी, है ना। तो अब इसके बाद क्यों लाइब्रेरी की भाषा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए लैंग्वेज ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, एक भाषा, ये लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, ये लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। एक भाषा किस चीज़ की भाषा? रिसर्च, है ना, रिसर्च यानी खोज यानी अनुसंधान की भाषा, खोज, एंड हायर यानी उच्च, और एजुकेशन का मतलब जानते हो शिक्षा, ये एक खोज या अनुसंधान अथवा उच्च शिक्षा की भाषा, उच्च शिक्षा की भाषा। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज, देखिए आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिच, है ना। इट मे नॉट बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यद्यपि ये जो है भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है, बट इट हैज़ कम टू स्टे एज लाइब्रेरी लैंग्वेज इन इंडिया, लेकिन यह भारत की जो है क्या है, लाइब्रेरी लैंग्वेज बन के रह गई, यानी पुस्तकालयी भाषा बन के रह गई है। ए लैंग्वेज ऑफ रिसर्च यानी एक खोज की, और एक हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की भाषा, ठीक है ना। तो इसके आगे देखिए आप, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट ईयर्स, यहाँ पे पोस्ट का नहीं है, पास्ट अगर लिखता तो स्वतंत्रता के पहले का समय, लेकिन अगर पोस्ट लिख रहा है तो इट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंट, है ना, स्वतंत्रता के बाद का समय, स्वतंत्रता के बाद का समय, स्वतंत्रता के बाद का समय। पोस्ट इंडिपेंडेंट ईयर का मतलब हुआ, कह रहा कि इट हैज़ इंक्रीज्ड, यह इसमें वृद्धि हुई, ड्यूरिंग द पास्ट इंडिपेंडेंस ईयर मतलब स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में, एंड नाउ इट इज़ व्यूड, एंड नाउ इट इज़ व्यूड एज ए कॉलोनियल लेजेसी, करा लेकिन करके नाउ अब जो है इसे एक कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, लेजेसी का मतलब होता है विरासत, अब इसे औपनिवेशिक विरासत के रूप में जाना जाता है। तरह की नाउ इट इज़ व्यूड एज
कॉलोनियल लेजेसी, लेकिन अब इसे अपने उपनिवेश यानी अपने भारत के ही विरासत के रूप में इसको जाना जाता है। बट एज ए यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन यह एक क्या है, उपयोगी है, मीडियम यानी माध्यम है ना, साधन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का। द स्टडी ऑफ इंग्लिश नीड्स ग्रेटर एम्फेसिस टुडे दैन द बिफोर। कह रहा है द स्टडी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का अध्ययन, नीड्स मतलब ज़रूरत है, ग्रेटर एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। कह रहा है कि जो अंग्रेजी का जो अध्ययन है, द स्टडी ऑफ इंग्लिश नीड्स ग्रेटर एम्फेसिस मतलब ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, टुडे देन एवर बिफोर, यानी पिछले समय की अपेक्षा में आज हमको अंग्रेजी के ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। विदाउट ब्लंटिंग द ग्रोथ ऑफ आवर मदर टंग। देखिए, ब्लंटिंग द ग्रोथ का मतलब होता है कुंद विकास। क्या होता है? कुंद विकास। कह रहा कि कुंद विकास का मतलब ये हुआ कि विदाउट ब्लंटिंग द ग्रोथ ऑफ आवर मदर टंग। कह रहा कि हमारी जो मातृभाषा है, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी। वैसे भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, पर मदर टंग के रूप में हम हिंदी को जान सकते हैं। विदाउट ब्लंटिंग यानी ब्लंटिंग ग्रोथ यानी कुंद विकास। कह रहा विदाउट ब्लंटिंग द ग्रोथ ऑफ आवर मदर टंग। कह रहा कि हमारे जो मातृभाषा की कुंद विकास की बजाय हमको इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। चलिए बेटे क्वेश्चंस पर चलते हैं। विच इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कौन एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? हिंदी, चाइनीज, संस्कृत नहीं है, इंग्लिश ही एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दैट्स वाई इंग्लिश विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इसके बाद द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इंग्लिश, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब अगला है इंग्लिश इज इंडिया इज़ द ऑफ इंडिया, मतलब विंडो ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, मे नॉट बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और लाइब्रेरी लैंग्वेज है ना, कॉलोनियल लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे लाइब्रेरी लैंग्वेज ये हमारा हो जाएगा, है ना। विंडो नहीं होगा, ऑफिशियल नहीं होगा, कॉलोनियल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर 3 यानी लाइब्रेरी लैंग्वेज, यानी द लैंग्वेज ऑफ, है ना, रिसर्च। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। यहाँ पे देखिए रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, यानी अंग्रेजी जो है रिसर्च और हायर एजुकेशन की भाषा भारत में है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, लाइब्रेरी लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी। तो दूसरे का विकल्प संख्या 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आर द हायर स्टडीज़ पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या अंग्रेजी के ज्ञान के बिना उच्च शिक्षा संभव है? तो लिखा है नो, तो सही बात है, नहीं। और फिर लिखा ऑलवेज संभव है, गलत है ये। सम टाइम कभी कभी गलत है। यस संभव है, नहीं गलत है। नहीं संभव है, नो नहीं संभव है। अंग्रेजी के ज्ञान के बिना क्या है, उच्च शिक्षा संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन को चुनिए। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स।
सही बात है, व्यवसाय और वाणिज्य का ये है ना, भाषा है, तो ये चूँकि सही है इसलिए गलत, इनकरेक्ट हमको चुनना है, गलत चुनना है। इंग्लिश इज़ द विंडो ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी सही है लेकिन हमारा गलत है। इंग्लिश इज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज इन आवर कंट्री, एकदम सही, लेकिन हमको सही नहीं ढूंढना है, हमको गलत ढूंढना है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लिश इज ए कॉलोनियल लेजेसी, है ना, उपनिवेशिक विरासत है ऑफ आवर कंट्री। कह रहा कि इज मतलब है, ये कह रहा कि है, लेकिन वास्तव में है नहीं, इसको देखा जाता है ना, देखा जाता है, देखा जाता है इस तरह से। तो दैट्स वाई यही सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाता है। एक्चुअली में ये औपनिवेशिक विरासत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको औपनिवेशिक विरासत के रूप में देखा जाता है। तो दैट्स वाई यही आपका गलत सेंटेंस है और यही हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अगला, अगला प्रश्न, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ शार्प, तेज का, है ना, तेज का विपरीत क्या है? लिजेसी मतलब होता है विरासत, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, ब्लंटिंग का मतलब होता है कुंद। तो कोई चीज़ तेज रहेगी तो उसका उल्टा क्या होगा? कुंद हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।